भारत कनाडा तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। एनआईए की लिस्ट में 19 खालिस्तानी आतंकियों के नाम हैं जो कई देशों में शरण लिए हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो। ऐसे कई देशों में रह रहे इन भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। यूएपीए की धारा 33(5) के तहत संपत्ति जब्त होगी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एनआईए की इस लिस्ट में कई नाम हैं, जिसमें से कुछ नाम अगर हम आपको बताएं तो यूके से परमजीत सिंह पंपा है, वाधवा सिंह है, कुलवंत सिंह मुठड़ा है, जेएस धालीवाल है जो अमेरिका से है, सुखपाल सिंह ब्रिटेन से है, रणजीत सिंह पाकिस्तान में है, जतिंदर सिंह ग्रेवाल कनाडा समेत कुल 19 खालिस्तानी आतंकियों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट को लेकर यही जानकारी है कि अब इनकी संपत्तियां जो हैं वो एनआईए जब्त करेगा। और अब आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां पर दयाल बाग इलाके में एक बड़ा बवाल रविवार को देखने को मिला। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर ही राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों ने हमला कर दिया। हजारों की संख्या में जुटे ये लोग पुलिस को इन लोगों ने घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने इन सत्संगियों को भगाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस पर सत्संग सभा के जो लोग हैं वो पथराव करने लगे, जिसमें डीसीपी, एसीपी समेत 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं। घटना का कवरेज करने गए कई पत्रकार भी बुरी तरह घायल हुए हैं। जबरदस्त हिंसा के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको सुनवाते हैं आगरा के डीसीपी सूरज राय ने क्या कुछ जानकारी दी है। अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हुआ था। यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अक्सर जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो कई बार ये शिकायतें मिलती हैं कि रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं था या मिलावटी खाना था या उसकी क्वालिटी खराब थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली एनसीआर के बार में महंगी शराब की बोतलों में लोगों को सस्ती और घटिया किस्म की शराब पिलाई जा रही है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के एक बार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बार का लाइसेंस अब रद्द किया जा रहा है। ये है नोएडा का चमचमाता गार्डन गैलेरिया मॉल, जहां शाम होती ही रौनक और बढ़ जाती है। दरअसल इस मॉल में कई नामी रेस्तरां और बार हैं। इन्हीं में से एक है क्लिंक बार। 2 दिन पहले आबकारी विभाग की टीम ने जब यहां छापा मारा तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि यहां महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर ग्राहकों को पिलाई जा रही है और उनसे ब्रांडेड और महंगी शराब के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। बार के अंदर एक गुफा है जिसमें ये सारा काम चल रहा था और जब टीम यहाँ पर पहुँची तो उसने मौके से लोगों को शराब भरते हुए गिरफ्तार किया और आबकारी डिपार्टमेंट के मुताबिक ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब यहाँ पर छापेमारी हुई तो स्टाफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद नवाज को गेट से गिरफ्तार किया गया, जबकि महेश को सस्ती शराब की बोतलें महंगी शराब की बोतलों में भरते हुए गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक बार के अंदर एक कमरे में महेश नाम का शख्स महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरता पकड़ा गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के साथ पश्चिम बंगाल के मोहम्मद नवाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 और लोगों की तलाश जारी है। बार को सील कर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें स्थानीय पुलिस को भी शामिल करते हुए एक संयुक्त टीम का गठन करते हुए क्लिंक बार का औचक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के समय ये पाया गया कि वहां पे जो वहां के कर्मचारी हैं वो हायर ब्रांड की मदिरा की बोतलों में
निम्न स्तर की बोतलें, निम्न स्तर की जो मदिरा है भर के ग्राहकों को परोस रहे हैं। अभी बार अनुज्ञापन को निलंबित करते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आबकारी विभाग के छापे के दौरान शराब की 293 और बियर की 395 बोतलें जब्त की हैं। नोएडा से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इंजीनियरिंग और डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए इम्तिहानों के टॉपर कोटा के संस्थान देते रहे, लेकिन कामयाबी की इस होड़ में कई बच्चों को समय से पहले ही हार का एहसास भी कराने लगती है और कई बार नतीजा डिप्रेशन में चले जाने और कई बार अपनी जान तक दे देने के रूप में सामने आ रहा है। इस साल सबसे ज्यादा खुदकुशी की घटनाएं सामने आई हैं। अब तक 25 छात्रों के जान देने से सभी चिंता में हैं। कोशिश बच्चों को हर तरह के संकट और चिंता से बचाने की है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पढ़ाई के लिए कोचिंग लेने आए बच्चे और उनके माता पिता अब बेचैन होने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों में टेस्ट बंद है और इनको लग रहा है कि जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। आए तो नीट करने हैं, लेकिन नीट की तैयारी तो इससे ही होती जाएगी ना। हमारी बेसमेंट तो इससे ही हो रहा, टेस्ट होते एक महीने का। तो हमारा मतलब अगर इससे हमें मोटिव मिलता था कि हमारे अच्छे नंबर आए तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे, और कम नंबर आए तो उससे भी अच्छी मेहनत करेंगे। इसके अनुसार ही मतलब ये हमारे अनुसार तो है ही नहीं कि टेस्ट बंद हो। टेस्ट नहीं होंगे तो पता भी नहीं चलेगा, उस हिसाब से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और टेस्ट की वजह से क्या पढ़ाई का एक रूटीन बना रहता है और रूटीन भी नहीं बन रहा अभी इस चक्कर में। अभी टेस्ट नहीं हो रहे तो अभी घर पे कुछ फोर्स होता ही नहीं है पढ़ने का, कुछ भी दिक्कत तो पढ़ाई होती ही नहीं है। टेस्ट हो पहले जैसे तो हमारी मेहनत पहले जैसे हो और हम टेस्ट की तैयारी करें। तनाव और पिछड़ने की डर से बच्चा रास्ता न भटक जाए, इसके लिए कुछ माता पिता भी अपना काम छोड़कर या छुट्टियां लेकर बच्चों के साथ ही कोटा में रह रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के संजीव कुमार भी इन्हीं में से एक हैं। यहाँ डर इस बात का है जो जितने बच्चे आ रहे हैं वो सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। 80% नहीं पढ़ने वाले हैं और 20% पढ़ने वाले हैं बस। अब वो बच्चा एक दूसरे के सत्संग में खराब हो जा रहा है, पार्क में जाना। दूसरा बात है जो यहाँ नशापान, इस सब चीज़ के कारण यहाँ पे हम रह करके इसलिए कि केयर करेंगे और जो दोस्ती होता है बच्चे का आपसी दोस्ती वो सबसे इसको अलग रखे, इसलिए हम यहाँ इसका डर है। मशहूर कवि और टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने भी कोटा में छात्रों से संवाद किया और उन्हें मोटिवेट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत नाजुक उम्र होती है और बच्चों पर समाज का बोझ भी होता है। दुनिया में सफलता का मापदंड सिर्फ पद ही नहीं है। निराश मत होइए, तुलना मत कीजिए प्लीज। और तुलना करनी तो अपने आप से कीजिए ना, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, कल मुझे क्या होना है। परिपक्व बने। बच्चे हारने न लगें, इसके लिए विजेताओं की भी मदद ली जा रही है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव समझा रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने बिना भी जिंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। योद्धा तो वो होता है, आज ये चुनौती है नीट की, इससे फाइट करूंगा। अगर इसमें सक्सेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा चीज फाइट करूंगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आप नीट नहीं कर पाए तो सीधा ये बच्चियों का टाइम, आजकल तो जो ना नई अपॉर्चुनिटी खोल दी, एनडीए का एग्जाम दो, उसमें नहीं हुआ मैंने तो बीएससी करनी है, बीएससी करते करते आपने जो है सीडीएस का एग्जाम दो। कई चांस है, कई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोटा में कोचिंग लेने आए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, विजेता की तरह घर लौटे, इसके लिए हर तरह के प्रयास हो रहे हैं। बच्चों के जान देने से जूझ रहे कोटा में ये प्रयास कई घरों के चिरागों को बुझने से रोकने में कामयाब होंगे, इसकी सबको उम्मीद रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां निराशा जैसी कुछ खबरें आती हैं, वहीं कुछ हौसलों की उड़ान वाली खबरें भी आती हैं। कहते हैं जज्बा हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। सहूलियतों के बगैर भी सफलता हासिल की जा सकती है और इसे साबित कर दिखाया है प्रयागराज के एक युवक ने। आइए दिखाते हैं आपको एक व्यक्ति जिसके पिता, जिसके घर के लोग जो हैं वो पंचर बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये शख्स जो है ये जज बना है।
अगर कुछ करने का जज्बा हो, उस पर मेहनत से अमल किया जाए और घर वालों का साथ मिले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल है अहद अहमद। कुछ साल पहले तक ये प्रयागराज के नवाबगंज थाने के बरई हरक गांव में साइकिल के पंचर बनाने में अपने पिता का और सिलाई में अपनी मां का हाथ बटाते थे। आज वो जज के ओहदे पर हैं। 30 अगस्त को यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के नतीजे आए तो अहद अहमद का नाम 197 नंबर पर था। अहद को यह कामयाबी पहले ही कोशिश में और बिना किसी कोचिंग के मिली है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सपना था, 4-5 साल का सपना था कि जज बनूं और PCSJ क्वालिफाई करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये है कि परिवार हमेशा मेरा साथ रहा, कंपटीशन कितना भी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर अहद ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय से की, जिसके बाद वो प्रयागराज आए और आगे की पढ़ाई की। माँ बाप ने अपनी तंग हाली में भी सभी बच्चों को अच्छी तालीम दी। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और छोटा भाई एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पढ़ाई की अहमियत का एहसास इनकी मां अफसाना अहमद को फिल्म घर द्वार देखकर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पति की कमाई में इजाफे के लिए महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर दी। हम 80 रुपए से सिलाई, 40 रुपए से सिलाई शुरू किए थे। उसकी सूट सिलते थे। स्कूल बगल में था, ड्रेस भी मिल जाता था, सब सिलते थे। और गांव के भी सब बहुत दूर दूर से हमारे पास कपड़ा आने लगा। हम सूट खूब सिलने लगे। सिलाई की तो हमारी प्रेरणा आई, हम वही घर द्वार पिक्चर देखे थे। उसी में से। हाँ, अहद के माता पिता ने जिस तरह से उन्हें पाला पोसा, मुफिलसी में जद्दोजहद करके भी आला तालीम और ईमानदारी की नसीहत दी, उसी की बदौलत वो कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचे हैं। जितना गर्व सबको अहद पर है, उतना ही फख्र अहद को अपने माता पिता पर भी है, और वो कहते हैं कि हमेशा उनकी दी हुई सीख पर अमल करेंगे। प्रयागराज से नितिन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।